नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, मतलब स्थलाकृति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से वैसे कारक हैं जो स्थलाकृति के निर्माण को प्रभावित करते हैं और इनके पीछे कौन से बल या फोर्स काम करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कारक हैं स्थलाकृति निर्माण के, वो गत्यात्मक प्रोसेस होता है, एक डायनेमिक प्रोसेस होता है। और यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँगा विलियम मॉरिस डेविस का, जिन्होंने जोग्राफिकल साइकिल या भौगोलिक चक्र सिद्धांत में ये वर्ड यूज किया था कि लैंडफॉर्म इज अ फंक्शन ऑफ ए स्ट्रक्चर प्रोसेस स्टेज। कई जगह आपको टाइम भी मिल सकता है, मतलब कि स्थलाकृति जो है वो संरचना, प्रक्रिया और अवस्था का फलन होता है। अब यहाँ पे इन तीनों को अगर हम अलग अलग करके समझें कि ये कैसे होता है, तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं या हम संरचना की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नेचर ऑफ रॉक कैसा है, उसकी चट्टानों की प्रकृति कैसी है, कठोर है या मुलायम है। रॉक फॉर्म कैसा है, मतलब चट्टानों की बनावट कैसी है, उसमें डीप कैसा है, उसमें स्लोप कैसा है। अब यहाँ पे ये संपूर्ण प्रक्रिया भूसंचलन की इस पे आधारित होगी। अगर चट्टानों का रॉक का स्ट्रक्चर जो है हार्ड होगा तो वो ज़्यादा समय लगेगा, सॉफ्ट होगा तो कम समय लगेगा। उसके बाद जो है ये पूरे के पूरे जो स्ट्रक्चर है या संरचना है वो एक तरह से अंतर्जात बल या एंडोजेनेटिक फोर्स से रिलेटेड हो जाती है, उसका एलिमेंट हो जाता है। दूसरा जो है प्रोसेस, वो एक तरह से एक्सोजेनेटिक या बाह्य बल का वो एलिमेंट हो जाता है, जिसमें बेसिकली वेदरिंग और इरोजन आता है। इन दोनों को मिला के हम अनाच्छादन या डेनुडेशन की प्रक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि वेदरिंग स्थैतिक प्रक्रिया है, जबकि इरोजन एक गत्यात्मक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। वेदरिंग जो है वो फिजिकल भी, भौतिक हो सकता है, केमिकल या रासायनिक हो सकता है, बायोलॉजिकल या जैविक हो सकता है। ये तीनों तरह की वेदरिंग जो है चट्टानों को प्रभावित करती है। फिर यहाँ पे ये चीज़ अगर हम कंबाइंड कर दें कि कैसा है, हार्ड रॉक है तो वेदरिंग जो है थोड़ा समय लेगा, सॉफ्ट रॉक है तो जल्दी वेदरिंग उसका हो जाएगा। इरोजन यानी अपर्दन, जो बाह्य दूतों के द्वारा चट्टानों में डिसइंटीग्रेशन होता है, उसको रखा जाता है। ये यहाँ भी यही चीज़ होता है कि उसका फॉर्म कैसा है, रॉक का नेचर कैसा है। स्टेज और टाइम जो बेसिकली ये संबोधित करता है शॉर्ट है या लॉन्ग है। ये प्रोसेस जो है शॉर्ट है या लॉन्ग है उस पर डिपेंड करता है। और ये शॉर्ट लॉन्ग प्रोसेस किस पे आधारित होगा कि जो फोर्स काम करता है वेदरिंग का, इरोजन का, वो कितना तीव्र है, कितना धीरा है, और दूसरा उसकी संरचना कैसी है। तो ये तीनों का जो कंबाइंड वे है वो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट में बहुत ही उपयुक्त है और बहुत ही सटीक वर्णन W.M. डेविस ने अपने त्रिकूट या ट्रायो के माध्यम से ये बताया, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज के माध्यम से। अब जो अपर्दन का कार्य है वो एक ही कार्य होता है कि वो भूदृश्य को समतल बनाएगा, यानी कि या तो उसको एग्रेडेशन करेगा, यानी अधिवृद्धिकरण जिसको कहते हैं कि इंक्रीज होगा लैंड इवोल्यूशन, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स के कारण, या डिग्रेडेशन होगा कि लैंड को लोअर करेगा या उसका कटाव करेगा। अब समतलन के लिए यह आवश्यक है कि लंबे समय तक भू संचलन और जलवायु परिवर्तन की कोई भी क्रिया न हो, जो कि लगभग असंभव है। तो इसलिए जो है इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं मल्टीपल लैंडफॉर्म डेवलपमेंट होता है या मल्टी साइक्लिक लैंडफॉर्म डेवलपमेंट होता है, जिसे हमें बहुचक्रीय स्थलाकृति कहते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि ओवरऑल जो है लैंडफॉर्म स्ट्रक्चर, प्रोसेस और स्टेज से रिलेटेड है, जो कि डायनेमिक होता है और लैंडफॉर्म डेवलपमेंट में ये ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन से एनर्जी जो हैं वो अर्थ मूवमेंट या भू संचलन में कार्य करते हैं, जो स्थलाकृति निर्माण में प्रभावित होते हैं। तो सबसे पुरानी थ्योरी जो है वो कोबर की थ्योरी मानी जाती है, जिसमें जियोसिंक्लाइन की थ्योरी हम रख सकते हैं या जियोसिंक्लाइन का कॉन्सेप्ट रख सकते हैं, जिस पे वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। जिसमें बेसिकली ये कहा गया है कि जियोसिंक्लाइन जो है वो एक तरह से बेसिन नुमा स्थलाकृति होती है, जिसमें दोनों साइड से कटाव होता है और डिपोजिशन होने के कारण जो है वो उसमें मुड़ाव होता है और फोर्स काम करता है। दूसरा जो थ्योरी है वो थर्मल कन्वेक्शन करंट की थ्योरी है, जो होम्स के द्वारा दिया हुआ है, इस पर भी वीडियो बना हुआ है पहले, या जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट नीचे होता है पृथ्वी के नीचे मेंटल में, जो जहाँ से जो है कन्वेक्शन करंट निकलती है, और इसी कन्वेक्शन करंट के कारण जो है वो एनर्जी रिलीज होता है और
उससे कन्वर्जेंस होता है या डाइवर्जेंस होता है, यानी कि अपसरण या अभिसरण होता है और डिफरेंट स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो ये जो दोनों फोर्स है वो कहीं ना कहीं वो ऊर्जा का काम करता है। वर्तमान समय में जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसमें भी थर्मल कन्वेक्शन करंट को ही, संवहन तरंग को ही आधार माना गया है और माना गया है कि यही एनर्जी जो है वो अर्थ मूवमेंट में सहायक होता है। अब अगर हम बात करें कि कौन सा फोर्स है जो भूपटल को प्रभावित करता है, भूपटल को बदलता है, उसमें दो तरह के फोर्स आते हैं। एक वैसा फोर्स जो पृथ्वी के नीचे काम करता है, एक वैसा फोर्स जो पृथ्वी के ऊपर काम करता है। या इसको हम कह सकते हैं अंतर्जात बल या एंडोजेनेटिक फोर्स, या बहिर्जात बल या एक्सोजेनेटिक फोर्स। माना यह जाता है कि जो एंडोजेनेटिक फोर्स है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ टोपोग्राफी, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ टोपोग्राफी में हम कह सकते हैं कि प्रथम स्थलाकृति जो होता है स्तर का, उसमें महाद्वीप, महासागर आदि आते हैं, वो आता है। और सेकेंड ऑर्डर जो है वो एक्सोजेनेटिक फोर्स के कारण माना जाता है। तो एंडोजेनेटिक यानी अंतर्जात बल जो होता है, और दूसरा जो फोर्स होता है वो एक्सोजेनेटिक होता है। इसको और अगर हम आगे बढ़ के देखते हैं तो एंडोजेनेटिक यानी अंतर्जात जो बल होता है उसके दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस या लॉन्ग टर्म एंडोजेनेटिक फोर्सेस। का क्या मतलब हुआ कि पटल विरूपणी बल, वैसा बल जो भूपटल को विरूपित कर दे, उसको मोड़ उसमें ला दे। और दूसरा होता है सडन एंडोजेनेटिक फोर्स, वैसा बल जो अचानक से आए। यानी कह सकते हैं कि एक बल जो है वो पटल विरूपण के लिए ज़रूरी है कि लंबे समय तक बल उस पर काम करे, और सडन का मतलब जो अचानक आ जाए। अब अगर इसको और बाइफरकेट करते हैं तो सडन एंडोजेनेटिक फोर्स जो होता है, जो अचानक आता है, उसमें दो तरह के काम करते हैं, दो तरह की घटनाएं होती हैं जो भूपटल को प्रभावित करती हैं। पहली घटना है वो है वोल्केनिक इरप्शन का या ज्वालामुखी उद्गार का। यानी कि सडन मूवमेंट जो है वो एंडोजेनेटिक फोर्स या रैविड इवेंट के लिए, जिसको हम एक्सट्रीम इवेंट्स भी कहते हैं, उसके लिए एक तरह से जिम्मेदार होती है। और इसे जो है कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव फोर्स भी जियोलॉजिकली कहा जाता है। वोल्केनिक इरप्शन को हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दो तरह के इरप्शन हो सकते हैं, या तो दरारी इरप्शन होगा, दरारी, या जिसको फिशर इरप्शन कहते हैं, या सेंट्रल होगा जिसको केंद्रीय इरप्शन कहते हैं। अगर दरारी इरप्शन वोल्केनो का होता है, ज्वालामुखी का अगर दरारी उद्भेदन होता है तो उससे लावा पठार जैसे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और जो केंद्रीय उद्गार होता है या जो सेंट्रल इरप्शन होता है, उससे बेसिकली डिफरेंट टाइप के कोन्स बनते हैं। जैसा हम लोग पढ़ते हैं कि ये सिंडर शंकु है, इस तरह के जो कोन्स बनते हैं वो वोल्केनिक इरप्शन के ही कारण बनते हैं। दूसरा जो है वो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक यानी भूकंप। अब भूकंप से जो है कई सारी घटनाएं होती है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये एक तरह से एक्सट्रीम इवेंट्स होता है जो ना सिर्फ कंस्ट्रक्टिव होता है, बहुत हद तक डिस्ट्रक्टिव भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सडन एंडोजेनेटिक फोर्स होता है जो अचानक आते हैं, और इससे जो है ये घटनाएं बनती हैं और स्थलाकृति निर्माण होता है, और स्थलाकृति का कहीं कहीं विनाश भी होता है इस कंडीशन में। मतलब कंस्ट्रक्टिव के साथ साथ डिस्ट्रक्टिव भी इसको हम कह सकते हैं, जो अचानक आता है। अगर हम दूसरे फोर्स की बात करें जिसको हम डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस या लॉन्ग टर्म एंडोजेनेटिक फोर्स या पटल विरूपणी बल कहते हैं, तो इसको फिर हम दो भागों में बांट के देखते हैं ब्रॉड वे में। पहला जो पार्ट है वो है एपिरोजेनेटिक फोर्सेस और दूसरा पार्ट है ओरोजेनेटिक फोर्सेस। यहाँ पे ये समझने की बात है दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो महाद्वीप जनित बल है, यानी एपिरोजेनेटिक फोर्सेस को हिंदी में हम कहते हैं महाद्वीप जनित बल, और ओरोजेनेटिक फोर्स को हम हिंदी में कहते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। तो महाद्वीप जनित और पर्वत निर्माणकारी दोनों नाम से भी स्पष्ट है कि एक जो है वो बड़े लैंड को डिनोट करता है यानी महाद्वीप का निर्माण, और दूसरा पर्वत का निर्माण। अब यह जो महाद्वीप जनित बल है एक तरह से वर्टिकल होता है, ये लंबवत भूसंचलन का उदाहरण है, जबकि ओरोजेनेटिक फोर्स क्षैतिज भूसंचलन का उदाहरण है। यहाँ पे ये बेसिक डिफरेंस यही है कि एक लंबवत होता है, दूसरा क्षैतिज होता है। अब महाद्वीप जनित बल का मतलब ये हुआ कि एपिरोजेनेटिक का मतलब जब लंबवत फोर्स लगेगा तो दो ही चीज़ हो सकता है, या तो भूमि में उठाव होगा या उसमें उत्थान होगा जिसको अपवार्ड मूवमेंट कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि उसमें डाउनवार्ड मूवमेंट होगा। अब यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि एपिरोजेनेटिक बेसिकली दो शब्दों से बना है। पहले का नाम है एपिरोस, EPIROS, मतलब होता है कॉन्टिनेंट, और जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन, यानी कि अपलिफ्टमेंट और सब्सिडेंस। दो टाइप का हम कह सकते हैं कि ऊपर मुखी बल काम करेगा या अधोमुखी बल काम करेगा। अब जो
अगर किसी कॉन्टिनेंट का होल पार्ट या पूरा पार्ट जो है वो ऊपर उठ जाए उसको हम अपलिफ्टमेंट कहते हैं, अपवार्ड मूवमेंट कहते हैं। और यही जो है अगर कोस्टल लैंड का या तटीय क्षेत्र का हो तो उसके लिए हम अंग्रेजी में वर्ड यूज करते हैं इमरजेंस। हालांकि दोनों उत्थान ही है, लेकिन अगर कोस्टल लैंड का उत्थान है तो उसको इमरजेंस कहेंगे, और अगर कॉन्टिनेंट या महाद्वीप का उत्थान हो रहा है तो उसको अपलिफ्टमेंट कहेंगे। वही कंडीशन होता है डाउनवर्ड मूवमेंट में। अगर वो जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि लैंड एरिया का हो तो उसको हम कहेंगे सब्सिडेंस या धसाव, और वही अगर कोस्टल लैंड का हो तो उसको हम कहेंगे सबमर्जेंस। यानी दोनों एक तरह से इसी से रिलेटेड है। अगर लंबवत भू संचलन होता है या वर्टिकल अर्थ मूवमेंट तीव्र होता है, रैपिड होता है और स्ट्रेट होता है, सीधी होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो पठार बनता है उसका किनारा तीव्र ढाल का हो जाता है, यानी कि उसका जो स्लोप होगा वो स्टीप होगा। जैसे झारखंड का पट का पठार इसका अच्छा उदाहरण है। और यदि थोड़ा सा जो है स्लो होता है और वर्टिकल उतना ज़्यादा नहीं होता है, सीधा नहीं होता है, तो उस तरह से एक तरह से अमरकंटक का पठार जो गुंबदाकार पठार है उस तरह के पठार का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब है कि महाद्वीप जनित फोर्स जो है उसमें दोनों तरह की कंडीशन होती है, अपवार्ड और डाउनवार्ड, जिसको हम लोग अपलिफ्टमेंट या इमरजेंस कहते हैं या सब्सिडेंस या सबमर्जेंस कहते हैं। ओरिजिनेटिक फोर्स जो होता है वो बेसिकली पर्वत निर्माणकारी बल इसमें हम कह सकते हैं। अब यह क्षैतिज होता है। क्षैतिज का मतलब कि वर्टिकल ये हो गया, ये क्षैतिज होता है इस तरह से। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन में दो तरह की चीज़ें होंगी, या तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट से आएगा और मिलेगा, या दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएगा। अगर विपरीत दिशा में जाता है तो उसको हम कहते हैं टेंशनल फोर्स, और एक दूसरे की दिशा में आएगा तो उसको हम कहेंगे कंप्रेशनल फोर्स। यानी कि या तो वो तनाव मूलक बल होगा या वो दबाव मूलक बल होगा। अब ये जो टेंशनल फोर्स है, यहाँ पे क्या होता है कि जब टेंशन होता है तो उस कंडीशन में पहले एक दूसरे के विपरीत जाएगा तो सबसे पहले हल्का चटकन, जिसको हम कहते हैं, हल्का क्रैक होता है। क्रैक होने का मतलब कि हल्का दरार होगा, और वही क्रैक फिर फॉल्ट के रूप में, मतलब जब उसका विस्थापन होता है तो वो फॉल्ट बनता है, भ्रंश बनता है। यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि क्रैक और फॉल्ट में क्या डिफरेंस है। तो क्रैक सिर्फ दरार होता है, लेकिन अगर उस दरार में विस्थापन हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो वो फॉल्ट हो जाता है, भ्रंश हो जाता है। दूसरा जो है वो भूपटल का मुड़ना या कॉम्प्रेशनल फोर्स के कारण जब भूपटल मुड़ता है तो वहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक होता है वार्पिंग और दूसरा होता है फोल्डिंग। वार्पिंग का मतलब ये हुआ कि जो है संवलन या वलन, बड़े लैंड को जो है वो संवलन कहते हैं, बड़े लैंड का पार्ट मुड़ता है, और छोटे पार्ट को हम फोल्डिंग कहते हैं। तो ये बेसिकली जो होता है, इसको यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि स्मॉल फॉर्म ऑफ वार्पिंग जो होता है वो एक तरह से फोल्डिंग है। यानी कि वलन की क्रिया जो होती है वो क्षैतिज भू संचलन से संबंधित है। जब चट्टानों में खिंचाव या संकुचन होता है तो उससे चट्टानों में वलन होता है। हालांकि पहले ये माना जाता था कि सिर्फ परतदार चट्टानों में ही वलन होता है, लेकिन जब से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आया है उस समय ये चेंज हुआ और ये कहा गया कि नहीं, वलन सिर्फ परतदार चट्टानों में नहीं होता है, बल्कि किसी भी तरह के चट्टानों में जो है वो वलन हो सकता है। और इसका उदाहरण है एंडीज या हिमालय में जो ग्रेनाइट पर्वत का वलन है वो। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल अगर हम समझें तो यहाँ पे एंडोजेनेटिक फोर्स जो है वो बेसिकली दो तीन तरह से होता है, जिसमें हम लोग डायस्ट्रॉफिक फोर्स और सडन मूवमेंट और फिर उसके आगे वाले पार्ट को पढ़ते हैं। दूसरा जो फोर्स होता है वो होता है एक्सोजेनेटिक फोर्स। एक्सोजेनेटिक फोर्स का मतलब कि जब स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है तो उसमें एक्सोजेनेटिक फोर्स संशोधन लाता है, उसमें अमेंडमेंट करता है। और यह दो तरह का होता है, वेदरिंग होगा जिसको स्टैटिक हम मान सकते हैं, इरोजन होगा जो गत्यात्मक होगा। अब ये वेदरिंग जो होता है वो फिजिकल हो सकता है, टेम्परेचर, वाटर, सूर्य ताप, ये सब के कारण जो है वेदरिंग हो रहा है उसको फिजिकल वेदरिंग करेंगे। केमिकल हो सकता है जिसमें वाटर के मिलने से कई सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे चूना पत्थर का जो वेदरिंग होगा तो प्रॉपरली जो है केमिकल वेदरिंग का उदाहरण हो जाएगा। बायोलॉजिकल वेदरिंग यानी कि पेड़ या पौधे या इस कारण से जो वेदरिंग होता है। इरोजन जो होता है वो गत्यात्मक प्रक्रिया होती है, जो इरोजन या अपर्दन के दूतों के कारण कीती है, जो हम लोग नदी को रख सकते हैं, पवन को रख सकते हैं, हिमनद को रख सकते हैं,
भूमिगत जल को रख सकते हैं। तो इन सब दूतों के द्वारा सागरीय तरंग को रख सकते हैं। जो संशोधन होता है स्थलाकृति में वो एक्सोजेनेटिक फोर्स के कारण होता है। तो हम कह सकते हैं कि भूपटल को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो दोनों का सम्मिलित रूप है। एक जो है भूपटल के निर्माण में कारक बनता है जो आंतरिक बल है, और दूसरा उसको उसमें संशोधन करता है जो कि बाह्य बल है। यानी कि अगर हम ओवरऑल इसको एक सिंपली वे में देखें तो एंडोजेनेटिक फोर्स पहला हो गया, दूसरा एक्सोजेनेटिक हो गया। एक्सोजेनेटिक में वेदरिंग इरोजन हो गया। एंडोजेनेटिक में फिर दो पार्ट होता है, ये तो या तो लंबे समय के लिए होगा या छोटे समय के लिए होगा, जिसको हम डायस्ट्रॉफिक या सडन एंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। फिर डायस्ट्रॉफिक में दो तरह का होगा, या तो एपिरोजेनेटिक होगा या महाद्वीप जनित होगा, या ओरोजेनेटिक होगा, पर्वत निर्माणकारी होगा। उसी हिसाब से सडन एंडोजेनेटिक में या तो वोल्केनो या इरप्शन होगा। फिर एपिरोजेनेटिक में दो पार्ट होगा, या तो वो ऊपर उठेगा या नीचे धंसेगा। दूसरा ओरोजेनेटिक में फिर दो चीज़ होगा, या तो टेंशन होगा तो क्या होगा, क्रैक होगा, फॉल्ट होगा, और अगर कंप्रेशन होगा तो क्या होगा कि वार्पिंग होगा या फोल्डिंग होगा। तो ये ओवरऑल जो कारक हैं वो एक डायनेमिक प्रोसेस हो जाता है, और इसी से भू संचलन का निर्माण होता है और डिफरेंट स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा भू आकृति विज्ञान कहीं ना कहीं इससे संबंधित है। हम ओरोजेनेसिस की थ्योरी पढ़ते हैं, डिफरेंट थ्योरी पर्वत निर्माण की, वो इसका पार्ट हो जाता है। हम लोग जो है फॉल्ट पढ़ते हैं, उससे निर्मित स्थलाकृति पढ़ते हैं, फोल्ड पढ़ते हैं, उससे निर्मित स्थलाकृति पढ़ते हैं, वेदरिंग पढ़ते हैं, इरोजन के सारे दूतों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें रिवर, हिमनद, आपका सागरीय तरंग, पवन, भूमिगत जल आदि सारे आते हैं। तो एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स का सम्मिलित रूप ही भूपटल का निर्माण करता है, और इसी से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। आई होप आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोल्डिंग और उससे रिलेटेड स्थलाकृति की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।